नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। और पहले तो बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज बहुत दिनों बाद मैं पुनः क्लास लेकर आपके लिए आया हूँ। हम जो हमारी बुक से जो हम पढ़ने का सिलसिला जारी था उसमें हम 27 वीडियो बना चुके हैं। ये हमारा 28 नंबर का वीडियो है और इस 28 नंबर के वीडियो में हम अध्याय 5 कक्षा 10 के लिए, अध्याय का नाम है मानचित्र पठन एवं अंकन। ये हम 2 भाग में कंप्लीट करेंगे। ये पहला भाग होगा और 29 नंबर का वीडियो हमारा दूसरा भाग होगा। तो बच्चों, कुछ बच्चों को समस्या आती है कि एक क्लास देख ली, उसके बाद दूसरी क्लास कैसे देखें। अगर आप क्लास टॉपिक से या भाग से नहीं चल पा रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है ना 28 नंबर, इसी तरह से आपको हर वीडियो के ऊपर एक नंबर दिखाई देगा। उस नंबर के आधार से आप पढ़ते रहिए। जैसे अब 20 नंबर का अगर आपने कोई क्लास 20 नंबर की क्लास आपने वीडियो देख लिया तो उसके बाद आप 21 नंबर का वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप 22 नंबर का वीडियो देखिए। हमारी इस सीरीज में 2 प्लेलिस्ट में 2 वीडियो हम चला के चल रहे हैं। एक तो हम वीडियो क्लास ले रहे हैं, बुक से, किताब से पढ़ा रहे हैं। दूसरा हमारा चल रहा है प्रश्न उत्तर की सीरीज। तो उसी तरह प्रश्न उत्तर की सीरीज़ में भी नंबर हैं 1 2 3 4 5, इसी तरह से, ठीक है। इसी तरह से हमारी इस क्लास में वीडियो है। तो आप इन नंबरों के आधार पे आप पढ़ते रहिए, आपको सारा सिलेबस सब कुछ एक तरफ से मिलता जाएगा। और बहुत लोगों के रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं कि बहुत अच्छा उनको समझ में आ रहा है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कहीं भी कोई भी कमी नज़र आती है तो आप कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइए, हम उस कमी को ज़रूर दूर करेंगे और आप तक बहुत अच्छी तरीके से जो आपको समझ में आएगा। ज़्यादा हाई-फाई काम नहीं, उड़ने वाली बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको सटीक समझ में आए। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको समझ में आए। एक बार जब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे अपने घर पर तो आपको पूरा अच्छे से रिकॉल होता चला जाएगा, याद होता चला जाएगा कि हाँ, ऐसा मैंने पढ़ा था, मैंने समझा था। तो चलिए आज अपनी क्लास पढ़ते हैं। क्लास का टॉपिक है मानचित्र पठन, यानी कि हम मानचित्र को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसमें किस तरह से जो सिंबल होते हैं, जो उनके चिन्ह होते हैं, किस तरह से अंकित किए जाते हैं, इन चिन्हों का मतलब क्या है, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और बच्चों, आपसे एक निवेदन वही है मेरा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कुछ पैसा नहीं लग रहा है, आप यहाँ के समाज विज्ञान विषय को पढ़ सकते हैं। जल्दी मैं और भी विषयों की क्लास लेकर आने वाला हूँ। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। केवल हमारा सिर्फ वीडियो अपलोड करने का उद्देश्य नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर आपको समझ में कहीं नहीं आ रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं। हम उस जगह पे ज़रूर सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए पढ़ते हैं अपनी क्लास। तो बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में भी मानचित्र का आशय और किसी क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन में मानचित्र का महत्व पढ़ चुके हैं। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, भौतिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं। वितरण मानचित्र विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विकसित विशेष मानचित्रों का अध्ययन भी आप कर चुके हैं। इस अध्याय में हम किसी क्षेत्र की जलवायु संबंधी तत्वों की विविधता एवं प्रभावों का स्पष्ट करने हेतु मौसम मानचित्रों का अध्ययन करेंगे। यानी कि हम इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मौसम मानचित्र, ठीक है। मौसम मानचित्र, यानी कि हम इस क्लास में मौसम को मानचित्रों के माध्यम से किस प्रकार पढ़ा जाता है, किस प्रकार समझा जाता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। और किस तरह मौसम को मानचित्र पर अंकित किया जाता है, क्या क्या उनके चिन्ह होते हैं, क्या क्या सिंबल होते हैं, उनको हम भली बात समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहली तो बात यही आती है कि मौसम मानचित्र से आशय क्या है। तो देखो बच्चों, ऐसे मानचित्र जिसमें पृथ्वी के किसी भाग पर घटित मौसम संबंधी दशाओं, जैसे तापमान की स्थिति, वायुदाब, वर्षा, पवन की दिशा, वेग और मेघाच्छादन
को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है मौसम मानचित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मौसम मानचित्र कहलाते हैं। यानी कि पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी मौसम संबंधी घटना घटित हो रही है तो हम एक मानचित्र पर हम तापमान कहाँ कैसा था उसको प्रतीकों से कैसे समझें, वायु दाब, पवन की दिशा, वर्षा, इन सब को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित किए गए संकेत हैं उनके माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मौसम मानचित्र। देखिए, ऐसे मानचित्र यानी कि वो मानचित्र जिसमें पृथ्वी के किसी भी भाग पर घटित मौसम संबंधी दशाओं, यानी कि पृथ्वी के किसी भी भाग पर कहीं भी कोई मौसम से संबंधित कोई घटना घटित हो रही है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित किए गए हैं संकेत उनके माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं मौसम मानचित्र। अब मौसम में चाहे तो हम तापमान की बात करें, चाहे वायु दाब की बात करें, चाहे वर्षा की बात करें, कुछ भी हो सकता है। मौसम से संबंधित जितने भी पैरामीटर हैं उन सबको हम व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब मौसम मानचित्रों को निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर समझा जाता है। जैसे पहला, मौसम मानचित्रों में मौसम के तत्वों का चिन्हों द्वारा अंकन किया जाता है। हर जैसे तापमान हुआ, वायु दाब हुआ, वर्षा हुई, इनके अपने अपने एक चिन्ह हैं। उन चिन्हों द्वारा हम वहाँ पे जो तत्व हैं उनको अंकित करते हैं। दूसरा, मौसम मानचित्रों को तैयार करने हेतु वेधशालाओं, वायुयानों के पायलटों, गुब्बारों, जलयानों से मौसम सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। वेधशालाएँ वो होती हैं जहाँ पे ये मौसम संबंधी जानकारी को एकत्रित किया जाता है, तो हम वहाँ से भी मदद लेते हैं। कुछ वायुयान के पायलटों, जो हवाई जहाज़ ऊपर चलते हैं, उनसे भी मदद लेते हैं। कुछ गुब्बारों को हम छोड़ते हैं नीचे से, कुछ डिवाइसेस लगा के, उनसे भी हम लेते हैं। कुछ जलयानों से भी मौसम संबंधी जानकारी एकत्रित की जाती है। तीसरा है कि वेधशालाओं से निम्न मौसम संबंधी तत्वों की जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे तापमान, वर्षा, वायु की गति, दिशा, आपेक्षिक आर्द्रता, सूर्य प्रकाश की अवधि, समुद्र की दशा, वर्तमान और पूर्व मौसम, ये सब हम वेधशालाओं से लेते हैं। वेधशाला, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि वेधशाला क्या होती है? जहाँ पर मौसम संबंधी जानकारी हम इकट्ठित करते हैं, जहाँ मौसम वैज्ञानिक बैठते हैं, उनको हम वेधशालाएँ बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक विकसित राष्ट्र में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन किया जाता है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश हैं, वो अपना मौसम मानचित्र जारी करते हैं। पाँचवा, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन 1875 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1875 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। वर्तमान में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन पुणे से होता है। ये दो चीज़ें याद रखिए, कब प्रारंभ हुआ मौसम मानचित्र हमारे देश में? 1875 में। और कहाँ से वर्तमान में जारी हो रहा है? पुणे से जारी हो रहा है। ठीक है। छठवां पॉइंट है कि मौसम मानचित्रों से प्राप्त मौसमी दशाओं और सूचनाओं को समाचार पत्रों, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। जो भी मौसम मानचित्र की सूचना एकत्रित की जाती है तो वो समाचार पत्रों में दे देते हैं, दूरदर्शन पर आपको बताते हैं मौसम का हाल, आकाशवाणी पर भी बताया जाता है। अब देखिए 7वां पॉइंट, मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसमी दशाओं, तत्वों का निरीक्षण एवं अवलेखन वेधशालाओं में प्रातः 8:30 और सायंकाल 5:30 बजे होता है। यानी कि जो भी जानकारी एकत्रित की जाती है, ठीक है, उनका निरीक्षण किया जाता है और अवलेखन किया जाता है। कब? सुबह 8:30 बजे और शाम को 5:30 बजे। 8वां पॉइंट है कि मौसम मानचित्र में सूचनाओं को प्रेषित करने हेतु कूट संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जिनका विशिष्ट अभिप्राय होता है। यानी कूट संख्या माने कोडिंग, जो हम बोलते हैं ना कोडिंग, तो कोडिंग का यूज वहाँ पे किया जाता है, जिनको केवल जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, जो वेदर साइंटिस्ट होते हैं, वही उन कोडिंग को समझ पाते हैं। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मौसम विभाग के बारे में जानकारी है कि भारत में मौसम विभाग की स्थापना 1864 में हुई।
1864 में स्थापना हुई, उसके 11 साल बाद ही यानी कि 1875 में हम मौसम मानचित्र का प्रकाशन करने लगे। अब देखिए, स्थापना हुई 1864 में, ठीक है, 1864 में स्थापना हुई। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के सुझाव पर हुई। प्रारंभ में इसका कार्यालय शिमला में था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस विभाग का प्रधान कार्यालय और अनुसंधानशाला दिल्ली में स्थापित किया गया है। यह विभाग देश के विभिन्न भागों में दैनिक मौसम परिवर्तन का अध्ययन, प्रेक्षण, अभिलेखन, आंकड़ों का एकत्रीकरण और समीपस्थ देशों की मौसमी दशाओं का निरीक्षण, परीक्षण और अग्नि पूर्वानुमान की व्यवस्था करता है। यानी कि जो विभाग है हमारा मौसम विभाग, यही हमको सारी जानकारी देता, सारी जानकारी अध्ययन करता है, वो स्टडी भी वही करता है, डाटा का कलेक्शन भी वही करता है, यानी कि आंकड़े एकत्रित करता है। और जो समीप हमारे देश हैं, आजू बाजू में पड़ोसी देश हैं, वहाँ से भी मौसम संबंधी डाटा लेते हैं, ठीक है। फिर इन सबको और उसी के आधार पर पिछले कुछ दिनों का मौसम का डाटा देखते हुए वो पूर्वानुमान बता देते हैं कि अगले आने वाले दिनों में कैसा वातावरण रहने वाला है। भारत में मौसम विभाग को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? नागपुर, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 जगह और ऑफिस है इनका, 5वां दिल्ली में हेड ऑफिस है इनका। देश में 1142 वेधशालाएँ हैं, 2500 वर्षा मापी और 22 भूकंप मापी केंद्र हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब मौसम मानचित्र जो है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका क्या महत्व है? देखिए, पहला तो पॉइंट इसमें दिया है कि मौसम मानचित्रों की सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसे समाचार पत्रों, आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित कर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ओलावृष्टि, तूफान एवं हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जन सामान्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि मौसम विभाग पहले से जारी कर देता है कि बहुत तेज़ वर्षा होने वाली है, इन राज्यों में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, तो वहाँ की राज्य सरकारें या सरकार, केंद्र सरकार मिलकर वहाँ के लोगों के बचाव के लिए, राहत कार्य के लिए पहले से ही सजग हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, तो ज़्यादा जन धन की हानि नहीं होती है। दूसरा इनका उद्देश्य है कि मौसम मानचित्र से प्राप्त पूर्वानुमान नौ संचालन, वायुयान की सुरक्षित उड़ान, अकाल के दुष्प्रभावों और कृषि की सही देखभाल में मदद करते हैं। पहला तो वो हो गया इनका पॉइंट कि आंधी तूफान कुछ भी आता है तो पहले से अलर्ट कर देते हैं। दूसरा, जो हमारा नौ संचालन है, नौसेना है, उनको भी बता देते हैं कि आज बंगाल की खाड़ी में तूफ़ान आ रहा है या अरब सागर में तूफ़ान आ रहा है, तो वहाँ पर ना जाएं, मूवमेंट ना करें। हवाई जहाज़ के पायलटों को भी बताते हैं, एयरफोर्स को, कि वहाँ बहुत तेज़ बारिश तूफ़ान आने वाला है तो उधर उड़ान ना भरें। तो इस तरह से मौसम मानचित्र हमारे लिए, हमारे देश की सेनाओं के लिए, किसान के लिए, आम जन सामान्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। चलिए अब हम मौसम दशाओं के संकेत के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। मौसमी दशाओं के संकेत। प्रेक्षणशालाओं में प्राप्त मौसम तत्वों को मानचित्र पर अंकों, चिन्हों या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये अंक, चिन्ह, प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अगर चिन्हों के माध्यम से ही अगर हम मानचित्र बनाएंगे तो पूरे विश्व उस मानचित्र को समझेगा और उसको पूरे विश्व में माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कुछ चिन्ह हैं, उनको ही हम मानते हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत, इन्हें हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन चिन्हों को माना जाता है। इन संकेतों को 1935 में वारसा, इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संघ द्वारा मान्यता प्रदान की गई। इसी तरह आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कमेटी होती है, उनका एक मेजरमेंट होता है, उसी के आधार पर हमें 1 किलो को 1 किलो बोलते हैं। चाहे कहीं भी चली जाइए आप, किसी भी देश, किसी दुनिया के किसी कोने में 1 किलो बराबर 1 किलो वज़न होगा। किसी भी दुनिया में चले जाइए, 1 घंटा 1 घंटा होगा कहीं भी। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं, उनको हमको मानना पड़ता है। तो उसी अंतर्राष्ट्रीय मानकों
जैसे यहाँ पे भी कुछ चिन्ह, प्रतीक चिन्ह माने गए हैं, ठीक है। तो इटली में इनकी 1935 में एक अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संघ द्वारा मीटिंग हुई थी, वहाँ पे इन संकेतों को मान्यता दी गई। तो भारतीय मौसम मानचित्रों पर अंकित सूचनाओं का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है, यानी हम आगे आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, प्रस्तावना है कि दिन, तिथि और समय मानसून का उल्लेख आवश्यक होता है, यानी कि जो भी हम बनाएंगे मानचित्र, जो भी हम मानचित्र बनाएंगे तो उसमें ये सब चीज़ें उल्लेखित होंगी कि किस तारीख का है, किस तिथि, किस दिन का है, किस तारीख का है, किस समय। ये डायग्राम, ये मानचित्र बनाया गया, ठीक है। अब तापमान का वितरण, सामान्य से ताप कितना अधिक या कितना न्यून है, यह तापक्रम के विचलन से पता चलता है। यह विचलन सामान्य से अधिक या कम 2 डिग्री के अंतराल पर प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि कितना अधिक कितना न्यूनतम है, हम प्लस माइनस 2 डिग्री लेके चलते हैं कि 2 डिग्री कम भी हो सकता है, 2 डिग्री ज़्यादा भी हो सकता है, ये हमारा विचलन है, इतना कंसिडर किया जाता है। यह शीतलहर और उष्ण लहर ज्ञात करने में सहायक होता है। तो इससे ये पता चलता है कि कहाँ ठंडी लहर चलने वाली है, कहाँ गर्म लहर चलने वाली है, क्योंकि हम तापमान को देख रहे हैं। इसी प्रकार वायु दाब का भी विचलन दिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि वायु दाब सामान्य से कितना ऊपर और कितना नीचे है, यानी कि वायु दाब का भी विचलन देखा जाता है, उससे भी पता चलता है। अब देखिए, जो उपरोक्त मानचित्र है, ये जो मानचित्र दिया गया है, इसमें हम तापमान संबंधी दशाओं का वर्णन कर सकते हैं। तापमान विचलन मानचित्र को देखने से तापमान के विचलन की स्थिति स्पष्ट होती है। भारत के 5 क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री से अधिक रहा, 2 डिग्री से अधिक रहा। उत्तरी गुजरात, देखिए ये उत्तरी गुजरात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का इलाका है, ठीक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये +2 लिखा है, +2 लिखा है, अधिक रहा है 2 डिग्री। झारखंड, दक्षिण उत्तर प्रदेश, झारखंड, यानी कि जहाँ +2 लिखा है वहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें वायु दाब का वितरण, देखें किस तरह हवा जो एयर होती है उसका विचलन क्या कहता है, उसका संकेत क्या कहते हैं। तो देखिए, मौसम मानचित्र में वायु दाब को मिलीबार में दर्शाया जाता है, ठीक है, मिलीबार में। यह प्राय 2 मिलीबार के अंतर से दिखाया जाता है। जिस तरह टेम्परेचर का विचलन भी +-2 था डिग्री सेंटीग्रेड, उसी तरह से वायु दाब का भी 2 मिलीबार विचलन रखा गया है। उच्च अंक उच्च वायु दाब को और निम्न अंक निम्न वायु दाब को प्रदर्शित करता है। कभी कभी L कम दाब के लिए और H अधिक दाब के लिए लिखा जाता है। L4 लो कम दाब के लिए, H4 हाई अधिक दाब के लिए। इसे समोच्च रेखाओं की तरह पढ़ा जा सकता है। वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यह चलती है, ठीक है। देखिए, कहाँ में दिया गया है कि वायु दाब का सामान्य वितरण उच्च और निम्न दाब। खा में दिया गया है, ये 3 तरह से वायु को बांटा जाता है। एक तो सामान्य उच्च दाब होता है जो हाई से लोअर की तरह रहता है। दूसरा देखते हैं समदाब रेखाओं की उत्पत्ति, वायु दाब की प्रवणता और चक्रवातों की गति। तीसरे में देखते हैं हम सामान्य वायु दाब से प्रवणता। इसमें लिखा है कि वायु दाब विचलन मानचित्र द्वारा हम मौसम के वायु दाब संबंधी दशाओं का वर्णन कर सकते हैं। वायु दाब रेखाएं द्वारा हम चक्रवात, प्रतिचक्रवात, अल्पदाब, गर्त, फौन इत्यादि वायु दाब संबंधी दशाओं को जान सकते हैं। दिए गए वायु दाब विचलन मानचित्र से स्पष्ट होता है कि सामान्य से वायु दाब 2 मिलीबार कम रहा। केवल 2 क्षेत्रों में वायु दाब सामान्य रहा। उत्तर बिहार का पर्वतीय भाग, अंडमान निकोबार और पूर्वी म्यांमार में वायु दाब सामान्य रहा। देखिए, सामान्य की बात करें तो 0 है, वहाँ पे सामान्य है। -2 यहाँ पे वायु दाब थोड़ा कम है। ++4 है, वहाँ पे वायु दाब कुछ ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं चक्रवात या अवदाब की स्थिति।
चक्रवात। चक्रवात को वैसे तो आप लोग समझते होंगे चक्रवात क्या होता है, फिर भी समझने की यहाँ पे किस तरह से समझाया हम उसकी बात करेंगे। चक्रवात या अवदाव, ठीक है। तो चक्रवात की समदाब रेखाएं मंद होती हैं। जो चक्रवात की जो समदाब रेखाएं वो मंद होती हैं, इसके भीतर अल्पदाब होता है। यानी कि जो चक्रवात होगा ऐसे ऐसे, तो भीतर यहाँ पे कम प्रेशर होता है, यहाँ पे अल्पदाब होगा, इसलिए इसको अल्पदाब अवस्था भी कहते हैं। इसलिए इसको अल्पदाब अवस्था कहते हैं। जो अंदर जो अवस्था है उसी वजह से इसका नाम भी रख दिया गया है अल्पदाब अवस्था, ठीक है। अब देखिए, अल्पमत दाब के अंतर्गत रेखाओं यानी ट्रफ लाइन्स का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, इसलिए बाहर से हवाएं भीतर की ओर जाती हैं। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती हैं, हाई से लोअर की ओर हवा चलती हैं। और चक्रवात में क्या होता है कि अंदर की तरफ अल्पदाब होता है, तो हवाएं कैसे चलेंगी, बाहर से अंदर की तरफ। समझ में आ रहा होगा आपको। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, और जो चक्रवात की परिभाषा दी गई है उसमें लिखा है कि अंदर की तरफ अल्पदाब रहता है, कम दाब रहता है, बाहर हाई प्रेशर रहता है, अंदर कम प्रेशर रहता है। तो यहाँ से चक्रवाती हवाएं क्या चलेंगी, अंदर की तरफ चलेंगी, ठीक है। वही इसमें दिया है, देखिए। इसलिए बाहर से हवाएं भीतर की ओर जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में चलती रही। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध होगा तो वहाँ दक्षिणावर्त दिशा में हवाएं चलेंगी, उत्तरी गोलार्ध होगा वहाँ पे वायु वामावर्त दिशा में चलेंगी। ये चक्रवात स्थायी वायुदाब के प्रभाव की निश्चित दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है गहरे अवदाब की, डीप डिप्रेशन। गहरे अवदाब में केंद्र का वायुदाब बहुत कम होता है, और छिछले अवदाब शैलो डिप्रेशन में केंद्र का वायुदाब थोड़ा ही कम होता है। गहरा अवदाब एक से अधिक समदाब रेखाओं से घिरा रहता है, और छिछला अवदाब केवल एक समदाब रेखा से घिरा रहता है। यानी कि जो गहरा अवदाब है, जो गहरा अवदाब की बात हो रही है, इसमें क्या होता है कि जो केंद्र में ऐसे बना हुआ चक्रवात, इसके केंद्र में बहुत कम प्रेशर होता है, तो यहाँ बहुत सारी रेखाएं होंगी इसके लिए। और जो छिछला दिखाया गया है, अवदाब दिखाया गया है, वहाँ पे केवल जो पहले जो प्रेशर था नॉर्मल वे में चक्रवात में, उससे भी यहाँ पे थोड़ा सा कम प्रेशर होता है, तो एक आधी रेखाएं इसके अंदर ऐसे आती हैं, ठीक है। यानी कि चक्रवात की चक्रवात तो आप समझ गए होंगे, उसमें 2 पॉइंट दिए हैं, गहरे अवदाब और छिछले अवदाब, 2 टाइप के उन्होंने चक्रवात को दिखा दिया है इसके अंदर। अभी इसको कंप्लीट करके फिर समझाता हूँ। यहाँ आ गए, और हम समदाब रेखाओं के अंश तक घिरा है। छिछले अवदाब में समदाब रेखाएं दूर दूर और गहरे अवदाब में निकट निकट अंकित रहती हैं। इसमें वायु राशि एकत्रित होती है, ऊपर उठती है, ठंडी होकर बादल और वर्षा का रूप ग्रहण करती है। इसी प्रकार चक्रवात क्षेत्र का मौसम खराब होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर। जैसे कि ये है हमारा चक्रवात, ठीक है। यहाँ क्या होता है, लो प्रेशर होता है या हाई प्रेशर होता है। जब लो प्रेशर होगा, हमने पढ़ा था हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, ठीक है। ये हमारी हवाएं चल रही हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा चक्रवात। अब चक्रवात 2 टाइप के हैं, एक गहरे अवदाब हैं, एक छिछले अवदाब हैं। तो गहरे में क्या होता है, गहरे में प्रेशर बहुत कम होता है। तो जब यहाँ प्रेशर बहुत कम होता है गहरे अवदाब में, तो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी लाइनें पास पास में होंगी, बहुत सारी लाइन होंगी। और छिछले में क्या होता है, छिछले में यहाँ पे थोड़ा सा ही प्रेशर कम होता है, तो एक आध लाइन यहाँ पे रहती है। और तो अब बहुत सारी लाइनें किस में रहती हैं, गहरे अवदाब में। अब गहरे अवदाब में बहुत सारी लाइनें होंगी तो बहुत पास पास होंगी, ठीक है। जो गहरे अवदाब है उसमें क्या होता है, प्रेशर बहुत कम होता है, तो बहुत ज़्यादा लाइन्स होती हैं, तो ज़्यादा लाइन्स होंगी तो बहुत पास पास होंगी, ठीक है। वही इसमें कहा गया है। और जो छिछले अवदाब हैं उसमें कम प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो 1-2 लाइन होती हैं, तो रेखाएं थोड़ा दूर दूर होती हैं। ये मेन डिफरेंस इसमें बताया गया है। फ़ोटो में भी आपको हम समझाते हैं, देखिए यही मैं समझा रहा था। ये चक्रवात है, ये अल्पदाब है, तो देखो ये अंदर की तरफ आ रही हैं हवाएं, ठीक है।
ये प्रतिचक्रवात है, इसमें देखिए बाहर की तरफ जा रही है, यानी कि चक्रवात में अंदर की तरफ कम दाब होता है। अब हम प्रतिचक्रवात को पढ़ेंगे। प्रतिचक्रवात यानी उसी का बिल्कुल उल्टा, एंटी साइक्लोन। इसके केंद्र में उच्च दाब का स्थान होता है। चक्रवात में के केंद्र में कम दाब होता है। प्रतिचक्रवात ये है तो इसके केंद्र में ज़्यादा है, केंद्र में हाई है, यहाँ लो है। ये फ़र्क समझ लीजिए। चक्रवात में सेंटर में केंद्र में लो प्रेशर होता है, प्रतिचक्रवात में केंद्र में हाई प्रेशर होता है। तो चक्रवात में जब केंद्र में लो प्रेशर होता है तो उसकी तरफ हवाएं चलती हैं, क्योंकि हवाएं हमेशा हाई से लो की तरफ चलती हैं। प्रतिचक्रवात में अंदर की तरफ हाई प्रेशर होता है तो अंदर से हवाएं बाहर की तरफ चलती हैं। ठीक है। अब देखिए, चक्रवात के विपरीत प्रतिचक्रवात होते हैं। इनके केंद्र में उच्च दाब का स्थान होता है। इनका उच्च दाब अवस्था हाइट्स भी कहते हैं। यह केंद्र दो फान रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। इनकी समदाब रेखाएं प्राय वृत्ताकार होती हैं। हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होती हैं। इसमें केंद्र के बाहर की ओर वायु चलती है। इसमें दाब प्रवणता कम होती है। प्रतिचक्रवात शक्तिहीन होते हैं और एक ही स्थान पर देर तक रुके रहते हैं। वायु धीमी और परिवर्तनशील होती है। यह किसी निश्चित दिशा में नहीं चलते। इसके केंद्रीय भाग शांत होते हैं और उपांत क्षेत्र में हवाएं निश्चित रूप से बहती हैं। सूर्य तेज और मौसम सूखा और स्वच्छ होता है। कभी कभी रिमझिम वर्षा होती है। ठीक है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात का मैं अपनी बुक में एक टेबल बनाऊंगा। उस टेबल से या प्रश्न उत्तर करेंगे तब बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। अब इतना समझ लीजिए आप कि चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है और प्रतिचक्रवात के प्रेशर में हाई प्रेशर होता है। लो चक्रवात की तरफ हवाएं चलती हैं। चक्रवात की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ हवाएं जाती हैं। प्रतिचक्रवात में सेंटर में हाई प्रेशर होता है तो वहाँ से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। इतना आप समझिए। इसमें चक्रवात में, दक्षिणी चक्रवात में हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हवाएं बहती हैं और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त हवाएं बहती हैं। इसमें दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त हवाएं बहती हैं और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त हवाएं बहती हैं प्रतिचक्रवात में, और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त हवाएं बहती हैं। दोनों बिल्कुल विपरीत हैं एक दूसरे के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पदाब गर्त या वी आकृति का अवदाब, ट्रम्प ऑफ लो प्रेशर एंड वी शेप्ड डिप्रेशन। देखिए, यह अल्पदाब का त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसमें कम दाब इस क्षेत्र के आधार पर होते हैं। इस क्षेत्र का शीर्ष उच्च दाब की ओर होता है। क्षेत्र के आधार के मध्य बिंदु तथा शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली रेखा को गर्त रेखा कहते हैं। यह रेखा दाब क्षेत्र के उस स्थान पर होती है जिस पर दाब सममित एवं चक्रवात की तरह वक्री होता है। ये रेखा वहाँ पे बनती है जहाँ पे इधर का टेम्परेचर बिल्कुल समान, जहाँ पे देखिए ये प्रेशर है 1000 मिलीग्राम की लाइन, ये 1005 की, 1010 की। ठीक है, जहाँ पे इन लाइनों का सबका प्रेशर एक जैसा समान बन जाएगा वहीं पे एक लाइन बन जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रफ लाइन, गर्त रेखा। इसमें यही समझाया गया है। ठीक है, अब देखें, अल्पदाब गर्त की समदाब रेखाएं वी आकार की होती हैं। अल्पदाब गर्त की समदाब रेखाएं वी आकार की होती हैं। इनका संबंध चक्रवात के गर्म एवं सर्द भागों से होता है। यदि इनका संबंध चक्रवात के गर्म भाग से होता है तो इनके आने पर वर्षा लगातार होती है। जब इनका संबंध चक्रवात के सर्द भाग से होता है तो वर्षा बहुत साधारण होती है, आकाश स्वच्छ हो जाता है और मौसम ठंडा हो जाता है। इस गर्त का बढ़ाव गर्त रेखा के समकोण पर किसी और होता है। इसके अग्र और पृष्ठ भाग से तापमान में बड़ा अंतर होता है। इसकी समदाब रेखाएं निकट निकट होती हैं और वायु वेग प्रबल होता है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात का जन्म दो विपरीत हवाओं के संपर्क से होता है। इस वायु स्पर्श स्थान को सरफेस ऑफ सेपरेशंस कहते हैं। जब धरातल पर समदाब रेखाएं वी आकार की होती हैं तो इसे वी आकार अवदाब कहते हैं। ठीक है, अब दो ये चीज़ें और बची हैं, मैं आपको अगली क्लास पढ़ाऊँगा। तो अल्पदाब गर्त और वी आकृति अवदाब से यहाँ से स्टार्ट करूँगा और चक्रवात प्रतिचक्रवात को भी मैं अच्छे से टेबल बना के आपको समझा दूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास तो यहीं अपन ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो भी आधे 29 मिनट का हो गया है।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी पहले समझ में आया होगा, फिगर भी समझ में आया होगा, जो भी फ़ोटो दिया है मानचित्र का। चक्रवात प्रतिचक्रवात मैंने अच्छे से समझा है, फिर भी मैं आपको इस टेबल फॉर्म में ऐसे करके यहाँ चक्रवात लिख के, यहाँ प्रतिचक्रवात लिख के, यहाँ पॉइंट लिख के मैं आपको इस तरह से अगली क्लास में समझा दूँगा। उसके आगे भी इन सब चीज़ों को समझा दूँगा, कोई ज़्यादा बात नहीं, सिंबल है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने साथ के दोस्तों को बताइए। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।